बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास स्वास्थ्य रीजन बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट 9 है। ये आज के ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजनेशन की, यानी कि हमारे जो रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारे मुसलसल हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ को जो है वो ऑक्सीजन गैस डिलीवर कर रहा है। ऑक्सीजन हमारे पास एक ऐसा गैस है, एक जिसकी ना कोई ऑर्डर है, ना इसका कोई कलर है। ये एक ऐसा कलरलेस गैस है हमारे पास, जो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है, अगर ये जो रेस्पिरेटरी और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम मिलकर इसी ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंचाते हैं, और इस प्रोसेस को फिर हम ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो ये हमारे पास सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, यानी इसके बगैर हमारे पास ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि अगर किसी सेल को जो है वो ऑक्सीजन सही मिकदार में नहीं मिलेगी, वो सेल फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, और जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ऑर्गेनिज्म की जो है वो डेथ काज हो सकती है। अगर हम ऑक्सीजनेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करें तो ये जो ऑक्सीजनेशन होता है, ये बेसिकली रिस्पायरेशन के प्रोसेस पर जो है वो अमल करता है। ये जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के दौरान जो गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से जो है बॉडी के अंदर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से वो जो है एक्सपायरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। तो वो ये जो ऑक्सीजनेशन है, या ये जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है, तो ये बेसिकली उस रिस्पायरेशन के प्रोसेस के ऊपर जो है ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। अगर हम इसके डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास वेंटिलेशन इन्वॉल्व होती है। अगर हम जस्ट सिर्फ मूवमेंट ऑफ एयर की बात करें, जस्ट वो लंग्स के अंदर इंटर हो रही है और आउट हो रही है, ऑक्सीजन की शक्ल में इंटर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में जो है वो लंग्स से बाहर निकल रही है। तो जब हम सिर्फ एयर के इन एंड आउट की बात करेंगे तो वो हमारे पास वेंटिलेशन कहलाता है। उसके बाद वो जो ऑक्सीजनेटेड है, यानी जब ब्लड ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर आया, तो लंग्स के अलवेलाई में से वो ब्लड के साथ जो है वो एक्सचेंज हो गया। तो इसमें जो उस ब्लड के बाद जब वो डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचेगा तो वो हमारे पास परफ्यूजन कहलाती है। डिफ्यूजन जो है, जहाँ पर हमारे पास प्रेशर जो है वो जहाँ पर कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है, और कहाँ पर जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये जो है हमेशा जो है जहाँ पर ये ज़्यादा होगी वहाँ की तरफ जो है ये मूवमेंट करेगा। तो ये बेसिकली वो जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो अलवेलाई और ब्लड के दरमियान में होता है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है वो उस ऑक्सीजन को जो है डिफरेंट टिश्यूज तक जो है वो पहुंचाता है। तो ये जो चार प्रोसेसेस हैं, ये मिलकर जो है वो ऑक्सीजनेशन को सपोर्ट दे रहे हैं। अगर हम उन फैक्टर्स की तरफ बात करें जो कि ऑक्सीजनेशन को जो है वो इफेक्ट करते हैं, तो इनमें जो है सबसे जो पहला फैक्टर आएगा तो वो आएगा कि जब हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाए, यानी कि जब हमारे पास ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल जो कि ऑक्सीजन को जो है वो डिफरेंट टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो अगर वो हीमोग्लोबिन लेवल जो है ब्लड में कम हो जाए तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी, तो उससे एनीमिया काज हो सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो बाइंड हो जाता है, और उसके जो है मोर रेडिली, यानी कि जब ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी तो इसके नतीजे में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा, जो कि हमारे पास आगे ब्रीथिंग सिस्टम में, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो इफेक्ट काज करेगा। अगर हाइपोवोलेमिया है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ये जो हाइपोवोलेमिया होता है ये ज़्यादातर ये जो ट्रामा पेशेंट होते हैं, एक्सीडेंट पेशेंट, ये उनमें ज़्यादातर होता है कि जो है ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुँच रहा होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद जब ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जो है
ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ جب بھی کسی اونچائی پہ چڑھتے ہیں، کسی پہاڑ پہ کسی گھومنے کے لیے گئے ہوتے، تو جب جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہتے اتنی آپ کی جو سانس میں جو ہے وہ پرابلم آنے لگتی ہے۔ وہ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ہائی الٹیٹیوڈ پہ جو ہے وہ ہمارے پاس آکسیجن کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایئر وے آبسٹرکشن ہے، اس میں اگر کوئی فورن باڈی ہے، کوئی ٹیومر ہے، جو بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آبسٹرکٹ ہوگی، تو اس وجہ سے آکسیجن کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی۔ اب ہمارے پاس یہ جو ہم نے پڑھے ہیں یہ سارے فزیولوجیکل فیکٹرز میں آتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو فورتھ ون ہے وہ میٹابولک ریٹ ہے، یعنی جو فیور ہے، سیپسس کہتے ہیں انفیکشن کو، ایکسرسائز یا ہائپر تھائرائیڈزم، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آکسیجن ڈیمانڈ کو جو ہے وہ بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس افیکٹو کمیونیکیشن میں انٹرفیئرنس پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر چیسٹ وال موومنٹ جو ہے وہ افیکٹو ہے، یعنی اوبیسٹی ہے، پریگنینسی ہے، مسل اور اسکیلیٹل ڈیفارمیٹیز ہیں، کائفوسس، اسکیلیوسس، یہ وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ہمارا جو اسپائنل کارڈ ہے وہ مس پلیس ہو جاتا ہے، کائفوسس میں بھی اور اسکولیوسس میں بھی۔ اس طرح ہمارے پاس کوئی ٹراما ہو گیا جس کی وجہ سے چیسٹ وال کی جو موومنٹ ہے وہ افیکٹ ہوگی، تو اس سے بھی آکسیجنیشن جو ہے انٹرفیئر ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نیورو مسکولر ڈس آرڈرز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس ایمایوٹروفک لیٹرل اسکلیروسس، یہ ہمارے پاس بھی ایک نیورو مسکولر ڈس آرڈر ہوتا ہے، جو بیسیکلی جو ہمارے پاس اسپائنل کالم ہوتا ہے یہ اس کے موٹر نیورونز کو ڈی جنریٹ کرتا ہے۔ گیولین بیری سنڈروم ہے جس میں مائلین شیٹ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، یعنی کہ یہ ڈفرینٹ نیورو مسکولر ڈیزیزز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آکسیجنیشن جو ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پلمونری فنکشن میں الٹریشن آ جائے، آبسٹرکٹیو ڈیزیزز، استھما ہو گیا، COPD یعنی کرونک جو ہے ہمارے پاس آبسٹرکٹیو پلمونری ڈس آرڈر یعنی COPD ہمارے پاس آگے، برونکائٹس ہو گیا، ریسٹرکٹیو ڈیزیزز ہیں جس میں پلمونری فائبروسس، تو یہ جتنی بھی ہمارے پاس آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں تو یہ سارے وہ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کہ نارمل آکسیجنیشن میں جو ہے وہ انٹرفیئرنس کاز کریں گے۔ اگر لائف سٹائل کے اکارڈنگ ان کو دیکھا جائے تو یہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں اس اسموکنگ سے جو ہے وہ الویلائی اور سیلیا جو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کاربن مونوآکسائڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ جب آکسیجن کنسنٹریشن جو ہے کسی بلڈ ٹیشوز میں کم ہو جائے گی تو اس میں ہمارے پاس جو کاربن مونوآکسائڈ ہے اس کا چانس بڑھ جائے گا ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیچ ہونے میں، تو اس وجہ سے کاربن مونوآکسائڈ کا لیول جو ہے یہ انکریز ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے ہمارے پاس COPD ہو سکتا ہے، لنگ کینسر۔ پور نیوٹریشن بھی جو ہے ہیموگلوبن پروڈکشن کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اوبیسٹی لنگ ایکسپینشن کو جو ہے یہ ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے ایکسرسائز، اگر کوئی پرسن جو ہے وہ صحیح سے ایکسرسائز نہیں کرتا یا اس کے ایکسرسائز جو ہیں وہ جو ہے ڈسپلن اس میں نہیں ہے تو وہ بھی آکسیجنیشن کو افیکٹ کریں گی۔ اگر وہ کسی طرح کا سبسٹانس یوز کر رہا ہے، کوئی بھی جو ہے چیزیں، اوپیڈز ہیں ہمارے پاس جو کہ ریسپائریٹری جو ہے اس کو ڈپریس کرتی ہیں، الکوہل ہے جو امیون فنکشن کو، یعنی کوئی بھی وہ ڈرگز جو ہے وہ ابیوز ڈرگز لے رہا ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے اس کی آکسیجنیشن افیکٹ ہوگی۔ انوائرمنٹل فیکٹرز میں ہمارے پاس ایئر پولوشن آتا ہے، اوکوپیشنل ہیزرڈ یعنی وہ کسی ایسی جگہ پر کام کر رہا ہے جہاں پر ہمارے پاس جو ہے ڈسٹ بہت زیادہ ہے، ایسبسٹس یہ بھی ہمارے پاس جو ہے ایک ڈسٹ کی ہی سب ٹائپ میں آتا ہے، فیومز ہو گئی، دھواں وغیرہ، جہاں پر یہ سب چیزیں بہت زیادہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں لنگ ڈیزیزز کی تو یہ جو ہمارے پاس لنگ ڈیزیزز یہ وہ ایسبسٹس کی جو ہم نے بات کی تو یہ ہمارے پاس ایک طرح کا جو ہے وہ انفیکٹیس ایجنٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی اوکوپیشن میں کام کرتا ہے جہاں پر ہمارے پاس یہ دھواں اور پولوشن یہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس کو ہو سکتا ہے۔ اس کے سائن اینڈ سمپٹم میں ہمارے پاس کفنگ ہے، شارٹنیس آف بریتھ ہے اور بلڈ آکسیجن لیول جو ہے یہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اس کے رسک فیکٹرز میں ہے کہ اگر وہ بندہ مسلسل اس جگہ پر کام کر رہا ہے، چاہے وہ پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، جو بھی ہے، اگر وہ وہاں پر کام کر رہا ہے، اس کی ڈائگنوسس ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی ہسٹری سے، یعنی وہ ہمیں اپنی ہسٹری میں بتائے گا کہ وہ کس جگہ پر کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کے ریسپیکٹیو پیٹرن کے بارے میں اس کے پلمونری فنکشن ٹیسٹ کریں گے، اس کا چیسٹ ایکس رے کریں گے، تو یہ وہ ڈائگنوسس ہوتی ہے جس کے بیس پر ہم یہ ڈیزیز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔
अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हमें इस तरह के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको जो है वो ख़त्म करना होगा, सीज़ करना होगा, ऑक्सीजन थेरेपी देनी होगी और साथ-साथ पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन की तरफ उनको माइल करना पड़ेगा। अब हमारे पास आता है डेवलपमेंटल फैक्टर्स, यानी जो हमारे पास बच्चे होते हैं, अब उनमें जो है इम्यून सिस्टम इमैच्योर होता है, वो इतना डेवलप नहीं होता, इस वजह से वो इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की तरफ जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। यानी उनकी जो एयरवेज होती हैं वो छोटी होती हैं, जो कि जल्दी से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती हैं, या वो इन्फेक्शन के ज़्यादा प्रोन होते हैं। इट मीन्स कि ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके इम्यून सिस्टम के इमैच्योर होने की वजह से। अगर हम ओल्डर एडल्ट की बात करें तो क्योंकि एजिंग की वजह से उनके जो लंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेटरी मसल वीक हो जाते हैं, कफ रिफ्लेक्स रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सी क्रॉनिक डिजीजेस जो हैं यहाँ से जो है वो प्रोड्यूस होना, इंक्रीज होना जो है वो शुरू कर जाती हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास एंजाइटी और स्ट्रेस आता है, ये भी हमारे पास इंस्पायरेटरी रेट और ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देते हैं। पैनिक अटैक्स तब होता है जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हो जाता है, यानी कि हमारे पास जो बॉडी का पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा हाई पे चला जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस काज होती हैं और उसकी वजह से हमारे पास पैनिक अटैक्स आते हैं। इसके अलावा अगर आप इस स्लाइड में गौर करें तो इसमें हमारे पास पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स को जो है ये दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है, फिर उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कि सेम है तो उनको बीच में किया है। यानी कि जो एंजाइटी होती है वो स्लोली डेवलप होती है और ये हमारे पास इसमें कोई वजह हमें पता नहीं होती कि किस वजह से है। उसमें हमारे पास जो है बेआरामी होती है, टेंशन होता है, फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो पैनिक अटैक से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं और ये कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो उसको ट्रिगर कर सकती हैं। ये हमारे पास दिनों तक भी हो सकता है, हफ्तों तक या मंथ्स तक। अब जो पैनिक अटैक्स होता है वो एंजाइटी के मुकाबले में बिल्कुल सडनली डेवलप होता है और ये जो है विद इन मिनट्स जो है ये पीक पर जाता है। इसके जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो इस तरह से फील होते हैं जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती हैं। इसमें जो होती हैं वो हमारे पास बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पर्सन। ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये जो है किसी भी ट्रिगर की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से हो सकता है। अब इन दोनों चीज़ों में जो है क्या चीज़ें कॉमन है, दोनों में हार्ट बीट तेज़ होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, दोनों में स्वेटिंग है, नोजिया है, डिजीनेस है, चेस्ट पेन है और डिस्कम्फर्ट है, ये हमारे पास दोनों में होंगे। अब अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, यानी ये हमारे पास वो टर्म्स होती हैं जो कि हम इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें डिस्पनिया, यानी अगर उस पेशेंट को जो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, वो जो है बहुत लेबर्ड ब्रीथिंग कर रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको हो रही है, तो वो डिस्पनिया है। टेकिपनिया और ब्रेडिपनिया ये हमारे पास वो होती है जब हमारे पास रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है अगर ज़्यादा हो जाए, नॉर्मली 12 to 20 होती है नॉर्मल अडल्ट के लिए, जब 20 से अबव हो जाए तो टेकिपनिया और जब 12 से कम हो जाए तो ब्रेडिपनिया। साइनोसिस जो है ये जब हमारे पास बॉडी के किसी भी पार्ट को, या सेंट्रल है या पेरिफेरल है, जब बॉडी के किसी भी पार्ट को, किसी भी टिश्यूज को जो है ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है तो वो जो स्किन कलर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से ब्लू होने लगता है, तो वो बेसिकली साइनोसिस होते हैं। इसके अलावा रेस्टलेस होती है, कन्फ्यूजन, फैटीग हो गई, चेस्ट पेन हो गई, एक्सेसरी मसल्स जो यूज़ करने लगता है ब्रीथिंग के लिए, और हमारे पास क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो जाती है। ऐसे होता है कि नेल्स की एक तरह से स्वेलिंग हो जाती है, नेल जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो वो बेसिकली ये मैनिफेस्टेशन शो करते हैं। अगर हम नर्सिंग असेसमेंट की बात करें तो इस तरह के पेशेंट को हम किस तरीके से असेस करेंगे, तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसमें स्मोकिंग, ऑक्यूपेशन, इसके बारे में पूछेंगे। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में हम रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, पैटर्न चेक करेंगे, साइमेट्री। अगर आप लोगों ने जो है वो वाइटल साइन में जो है रेस्पिरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अब आपको ये पैटर्न और ये साइमेट्री जो है आपको समझ आएगी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाएं और रेस्पिरेशन का जो वाइटल साइन जो है वो चेक करें। उसके बाद हम ऑस्कल्टेशन करेंगे। ऑस्कल्टेशन मीन कि हम स्टेथोस्कोप के जरिए उन जो ब्रेथ साउंड होती है, चाहे वो क्रैकल्स है, चाहे वो व्हीजेस साउंड है, तो उन साउंड को हम सुनते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन को चेक करते हैं जो कि नॉर्मल 95 से 100 तक होती है। एबीजीज चेक करते हैं,
जो कि बेसिकली हमारे पास ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेजर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है चेस्ट एक्सरे। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये नर्सिंग असेसमेंट में जो है ये शामिल होती हैं। अगर हम इनके लिए कोई इंटरवेंशन करना चाहें तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आएगा पोजीशनिंग, यानी कि हम अपने पेशेंट के लंग एक्सपेंशन को प्रमोट करने के लिए हाई फॉलोअर पोजीशन, ये एक ऐसी पोजीशन होती है कि इसमें एक पर्सन जो है बिल्कुल सिटिंग में जो है वो बैठा होता है और उसकी जो है टेक उसने इनमें हमारे पास एक सेमी फॉलोअर होती है और एक फॉलोअर होती है, एक हाई फॉलोअर होती है। अब हाई फॉलोअर में जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल न ज़्यादा नीचे होता है न ज़्यादा ऊपर, ये इस तरह होता है कि बस मामूली सा उसने टेक लगाया होता है और ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं, चाहे वो नेजल कैनुले के थ्रू हो गया, फेस मास्क हो गया, इंसेटिव स्पायरोमेट्री, ये हमारे पास जो है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, ये हमारे पास स्पायरोमीटर होता है, इसके ज़रिए हम पेशेंट की ब्रीथिंग जो है उसको इनकरेज करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। इसके अलावा हमारे इंटरवेंशन में चेस्ट फिजियोथेरेपी शामिल है, मेडिकेशन जिसमें ब्रोंको डायलेटर्स है, स्टेरॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, स्मोकिंग को हम स्टॉप करते हैं। इसके अलावा हम उनको न्यूट्रिशन वैक्सीनेशन के बारे में जो है उनको एजुकेशन देते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि आप पॉल्यूटेंट्स हो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। अच्छा, अब हमने जो पढ़ा डिस्पनिया, यानी इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, पेशेंट डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा। इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ऑर्थोपनिया, ये एक ऐसा कंडीशन होगी, यानी ये जो ऑर्थोपनिया है ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है सिर्फ बैठकर या खड़े होकर यानी चलते हुए सिर्फ सांस ले सकता है। अगर वो जैसे ही लेट जाएगा तो उसकी जो डिफिकल्टी ब्रीथिंग होती है वो शुरू हो जाती है। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, ये हमारे पास सडन अटैक्स होते हैं ब्रेथलेसनेस के, यानी कि ये अचानक से जो है वो अटैक होते हैं जो कि पेशेंट को जो है वो नींद से जगा देते हैं। ये हमारे पास सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, हार्ट फेलियर, अस्थमा, निमोनिया, ये इस तरह के डिजीजेस में जो है हमारे पास नॉक्टर्नल डिस्पनिया होता है, यानी इसमें पेशेंट सडन नींद से जो है उसकी सांस एकदम से बंद हो जाती है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के अटैक्स आते हैं तो उस वजह से वो नींद से उठ जाता है। अगर हम टेकिपनिया की बात करें जिसमें हमने बात की कि जब हमारे पास ये 12 to 20 नॉर्मल रेट है, 20 से अबव होगा तो टेकिपनिया और 12 से कम होगा तो ब्रेडिपनिया। हाइपोक्सिया साइनोसिस, जब किसी भी टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो काफ़ी नहीं होगी, वो कम होगी, उसके वो जो उसकी जो स्किन होगी वो कन्फ्यूजन, रेस्टलेस, वो सारी ये चीज़ें तो शामिल होंगी, यानी टेकिकार्डिया हो गया, टेकिपनिया हो गया। लेकिन साथ साथ हमारे पास एक और सिम्टम शो होगा जिसको हम साइनोसिस बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे पास ब्लूइश कलरेशन होती है लिप्स की, फिंगर्स की, जो कि डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन की वजह से हमारे पास होता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम है, रिस्पायरेटरी फंक्शन उसका अल्टर्ड है, तो वो जो है अपने एसेसरी मसल्स को जो है वो यूज़ करेगा। नॉर्मली कोई भी अडल्ट जो है अपने एसेसरी मसल्स को ब्रीथिंग के लिए यूज़ नहीं करता, वो नॉर्मल होता है। लेकिन जिनका अल्टर्ड रिस्पायरेटरी फंक्शन होगा वो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, तो ये सारी चीज़ें इसको यूज़ करेगा क्योंकि वो डिफ़िकल्टी होती है। तो उस तरह की जो ब्रीथिंग होती है वो लेबर्ड ब्रीथिंग होती है। अब ऑस्कल्टेशन वो किस तरीके से करेगा, जो हमने रिस्पायरेशन वाइटल साइन की रिस्पायरेशन में हमने डिफरेंट ब्रेथ साउंड्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया था, ये बेसिकली वही साउंड होते हैं। क्रैकल साउंड होगी जिस तरह कोई चीज़ टूट रही होती है, वीजिस जिस तरह सीटी कोई बजा रहा है, स्टर्डर इस तरह हार्श सी साउंड जो है वो हमारे पास होती है, या हमारे पास बिल्कुल साउंड होती ही नहीं है। तो अगर क्रैकल साउंड है तो अल्विलाई में फ्लूइड वो इंडिकेट करता है हार्ट फेलियर को। अगर वीजी साउंड है तो एयरवेज के नैरोड एयरवेज को ये शो करता है जिसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे डिजीज आते हैं। अगर स्ट्राइडर है तो एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन है, इमरजेंसी केस है ये। और अगर ब्रेथ साउंड जो है सुनाई ही नहीं दे रहे तो इट मीन्स कि ये निमोथोरिक्स हो गया है या जो लंग्स हैं वो कोलैप्स हो गए हैं। अब जो है इसके अलावा कफ एंड स्प्यूटम, जो प्रोडक्शन होगी, ड्राई कफ प्रोडक्शन होगी, स्प्यूटम होगी जिसकी डिफरेंट डायग्नोसिस इन्फेक्शन होगी। कोई स्प्यूटम जो है ग्रीन येलो होगा तो इट मीन्स कि वो बैक्टीरियल होगा, और उसके अलावा भी कलर है तो वो डिफरेंट इन्फेक्शंस को डायग्नोस करेंगे। अब सबसे पहले जब हमारे पास कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में अल्टर्ड आ जाता है, यानी कि अब जो है ब्रीथिंग तो हमने पढ़ लिया कि रिस्पायरेटरी, अब रिस्पायरेटरी ब्रीथिंग के साथ ही इन्वॉल्व है क्योंकि ब्लड के साथ वो कर रहा है, तो
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ भी ये अटैच है। अब जब इसमें अल्ट्रेशन आएगी तो उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होंगे। सबसे पहले तो चेस्ट पेन होगा, एंजाइना होगा जो कि मायोकार्डियल इस्कीमिया या मायोकार्डियल इंफाक्शन को भी इंडिकेट कर सकता है। इसके अलावा पाल्पिटेशंस होंगे, यानी जो है हमारे पास जो हार्ट बीट होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इर्रेगुलर हो जाएगी, एरिथमियाज काज हो जाएंगे, एंजाइटी, एनीमिया। इसके अलावा एडिमा काज हो जाएंगी। ये जो हमारे पास एक होती है पेरिफेरल एडिमा और एक होती है पल्मोनरी एडिमा। पेरिफेरल एडिमा का मतलब होता है किसी जगह का फूल जाना, किसी जगह में स्वेलिंग हो जाना। तो ये हमारे पास ज़्यादातर पाँव में होता है, हमारे टखनों में होता है, और अगर राइट साइड पे हो तो हार्ट फेलियर को जो है ये शो करता है। पल्मोनरी एडिमा ये बेसिकली जब हमारे पास लंग्स में जो है वो फ्लूइड जमा हो जाए और वो जो है स्वेल हो जाए, तो ये अगर लेफ्ट साइडेड है तो ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को जो है ये इंडिकेट करता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने क्लिनिकल के लिए जो है वो याद रखनी है। अब हमारे पास ये वो इन्फेंसी एंड अडल्ट चाइल्डहुड फेज है। ये एडोलेसेंट यानी ये 20 से 40 इयर्स ऑफ एज है, ये 40 से 65 इयर्स एज है, मिडल एज है, और ये हमारे पास 65 से लेके उससे अबव एजेस है जिसमें ओल्डर अडल्ट आते हैं। तो इनमें हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। इनमें जो लंग्स ट्रांजिशन होगी वो फ्लूइड से एयर की तरफ होगी, यानी कि जो बच्चा होता है वो जब वो पैदा नहीं हुआ होता तो वो जो है अपने माँ के रिस्पायरेटरी सिस्टम से जो है वो फ्लूइड के थ्रू उस पर हो जाए। जब हम जो है पीडियाट्रिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम उसमें ये जो चीज़ें हैं ये इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि इसमें ट्रांजिशन होती है फ्लूइड टू एयर, जिसमें के स्मॉल एयरवेज होते हैं जिसमें इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, हाई ऑक्सीजन डिमांड होती है। तो इसके जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के चेंजेस आते हैं, यानी कि ये जो फीटल जो होता है इनका जो शंट्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं आफ्टर हाई हार्ट रेट होता है, लो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है वेस्कुलर रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि एयरवेज जो है ये स्मॉल है जिसकी वजह से वेस्कुलर रेजिस्टेंस होगा। इनमें हमारे पास कॉमन जो है वो आरडीएस है, ब्रोंकोलाइटिस है। कार्डियोवास्कुलर में हमारे पास कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसऑर्डर है, और इसके अलावा पीडीए है हमारे पास, जो कि हमारे पास जो है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को जो है वो डिनोट करता है। ये भी हमारे पास एक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट में आता है, जिस तरह वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है इसी तरह का। ये भी जो है फीटल एक आर्टरी होती है जो कि पल्मोनरी आर्टरी को जो है वो आयोटा के साथ अटैच करती है। ये जो है आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाते हैं, लेकिन अगर ये पेटेंट रहे और ये क्लोज ना हो तो ये कंजेनिटल डिफेक्ट में आती है। इस तरह हमारे पास एडोलेसेंट के अपने रिस्पायरेटरी और कार्डियोवास्कुलर चेंजेस होती हैं, और फिर उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आर्थरोस्क्लेरोसिस और ये सारी चीज़ें जो है ये शामिल हैं। तो इन सब को जो है वो आपने याद रखना है कि आपको एज के अकॉर्डिंग जो है वो आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो याद करने वाली हैं। अब अगर हम जस्ट बड़े बड़े नुक्तों को देखें तो हमारे पास जो है रिस्पायरेटरी लिहाज से चाइल्डहुड में अस्थमा, ब्रोंकोलाइटिस ज़्यादातर होता है, अडल्टहुड में जो है सीओपीडी और स्लीप एपनिया ज़्यादातर होता है, और ओल्ड एज में हमारे पास निमोनिया और पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है। अगर हम कार्डियोवास्कुलर चेंजेस को एज लिहाज से पढ़ें तो जितने भी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं वो चाइल्डहुड में होते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन हो गई, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज हो गई, ये अडल्टहुड के साथ होते हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर हो गए, एफिब हो गया, स्ट्रोक हो गई, तो ये सारी हमारे पास कार्डियोवास्कुलर चेंजेस के साथ जो है वो एसोसिएट, यानी कि ये हमारे पास जो है जो आर्टीरियल फिब्रिलेशन होती है ये उसको डिनोट करता है। ये हमारे पास एक हार्ट रिदम डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे पास इरेगुलर ब्रीथिंग होती है, रैपिड हार्ट बीट्स होती है, एरिथमियाज जो है ये काज होते हैं। तो ये सारी कार्डियोवास्कुलर चेंजेस होती हैं जो कि डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, चाहे वो आर्टीरियल वॉल की इलास्टिसिटी हो गई, चाहे वो एट्रियम के जो है लूज कंट्रैक्शन हो गई, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे पास आर्टीरियल फिब्रिलेशन जो है वो काज होती है। तो अब ये हमारे पास वो प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं जो कि जो डिजीज़ हमने जो है
यहाँ पर पढ़े हैं अगर हम उनको जो है एज के अकॉर्डिंग किस तरीके से उनके लिए प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज कर सकते हैं। तो चाइल्डहुड में रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीनेशन कर सकते हैं और कार्डियोवास्कुलर के लिए हम मॉनिटर कर सकते हैं कंजेनिटल डिफेक्ट्स को, और उनको वक्त से पहले जो है मॉनिटर करते हुए उनको जो है ठीक कर सकते हैं। अडल्टहुड में जो है वो हम स्मोकिंग को छुड़वा सकते हैं और पोल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन के लिए कार्डियोवास्कुलर के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और बीपी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट करना है। अगर हम एल्डरली में देखें तो इसके लिए हम निमोकोकल वैक्सीन करते हैं और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं। जिस तरह कार्डियोवास्कुलर में हम कार्डिक रिहेबिलिटेशन करते हैं, फॉल प्रिवेंशन करते हैं, या एंटी कोगुलेंट जो है अगर आर्टीरियल फिब्रिलेशन है तो उसके लिए हम एंटी कोगुलेंट्स जो हैं ये वो यूज़ करते हैं। हमारे पास वो प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग जो है एक पेशेंट के लिए करते हैं। अब हमारे पास जो है एयरवे मैनेजमेंट क्या होती है। पेटेंट एयरवे जो होता है ये एक ऐसा एयरवे होता है जो बिल्कुल ओपन है, उसमें फ्लो ऑफ एयर आसानी के साथ जो है वो इन हो रही है, आउट हो रही है लंग्स के थ्रू। बिल्कुल एक प्रॉपर पेशेंट एयरवे जो है वो मेंटेन है, वेंटिलेशन सही से हो रही है, ऑक्सीजनेशन हो रही है। अब अगर ये जो एयरवे है ये अगर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो इसके क्या सिम्टम होंगे। तो सबसे पहले जो ब्रीथिंग होगी, और जो हमने बात की थी कि नॉर्मल ब्रीथिंग की जो है वो कोई साउंड नहीं होती। अगर हमारे पास ब्रीथिंग पैटर्न एबनॉर्मल हो गया है तो तभी उसके स्टार्डर, वीजिंग, गॉगलिंग जैसी जो है वो साउंड होगी। तो सबसे पहले जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का साइन होगा वो नॉइसी ब्रीथिंग होगी, वो सही से बात नहीं कर पाएगा, वो कफ नहीं कर पाएगा, वो साइनोस्ट हो जाएगा। ये जो आपको ये जो बच्चा दिख रहा है इसके जो है लिप्स साइनोस हो जाते हैं, हमारे पास जो स्किन है वो साइनोस हो जाती है, फिंगर्स होती हैं, फिंगर टिप्स हो जाती हैं। इसके अलावा नॉर्मल ब्रीथिंग में हम एसेसरी मसल्स को यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर एयरवे ब्लॉक हो जाए तो एयरवे मसल एसेसरी मसल्स यूज़ होते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन डिक्रीज हो जाती है, रेस्टलेसनेस होता है, एजिटेशन यानी कंफ्यूजन होती है, सर चकराता है, और उसके अलावा जो है बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस होता है। अगर हमारे पास बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसमें हमें बिल्कुल कोई भी जो होती है वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, वो बिल्कुल जो है वो ये हमारे पास उन केसेस में होता है जिसमें एयरवे जो होती है वो सीवियर तौर पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। उसके लिए हम किस तरीके से उसको एसेस कर सकते हैं, उसको विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू उसके नेक मूवमेंट देखते हैं, उसकी टंग पोजीशन देखते हैं, ऑस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप के जरिए उसके ब्रेथ साउंड, एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड सुनते हैं, पाल्पेशन के थ्रू हम उसको ट्रेकियल डेविएशन जो है वो चेक करते हैं, मॉनिटरिंग में हम पल्स ऑक्सीमेट्री को यूज़ करते हैं, कैप्नोग्राफी जो है उसको हम यूज़ करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली जो है वो पेशेंट को एक सेंसर लगा हुआ है जो कि उसके जो है हमारे पास उसके कार्बन डाइऑक्साइड और उसके ऑक्सीजन लेवल को जो है वो साथ साथ जो है वो मॉनिटर कर रहा है। ये हमारे पास एक ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है। ट्रांसड्यूसर जो होते हैं एज अ वेंटिलेटर जो होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं। असेसमेंट करने के बाद जो है अब नर्सिंग ऐसे क्या जो है इंटरवेंशंस करेगी ताकि जो है जो हमारे पास एयरवे है वो पेटेंट रहे यानी वो मेंटेन रहे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है पोजीशन। इसमें क्या होती है कि इसमें हम नॉन ट्रामा पेशेंट के लिए हम करते हैं कि अगर उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है तो हम उसको हेड जो है उसको टिल्ट करते हैं, चिन जो होती है उसको अपलिफ्ट करते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास जो है वो सीपीआर में होता है कि अगर सीपीआर हम दे रहे होते हैं और साथ में उसको ब्रीथिंग भी होती है तो फिर इस प्रोसेस के थ्रू हम उसकी जो है नाक बंद करके उसको जो है 2 ब्रेथ्स देते हैं। सीपीआर में जो है वो हम 30 कंप्रेशन प्लस 2 ब्रेथ्स देते हैं। तो ये बेसिकली ये जो हेड और टिल्ट जो हम हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट ये हमारे पास ये पोजीशन होती है। इसके अलावा जो है अगर पेशेंट का ब्रीथिंग लेवल रिकवर हो जाए तो ये बेसिकली उसकी रिकवरी पोजीशन होती है। अब अगर किसी पेशेंट को जो है वो ट्रामा हो गया है तो उसके लिए फिर हम जात रस करते हैं। ये हमारे पास एक ऐसे पेशेंट के लिए किया जाता है जिसको स्पाइन इंजरी का खतरा होता है। तो ये जात ट्रस्ट जो है ये हम ट्रामा पेशेंट के लिए ज़्यादातर करते हैं। अब हमारे पास आता है रिकवरी पोजीशन। ये रिकवरी पोजीशन जो है ये हम 2 सूरतों में यूज़ करते हैं। या तो हमने उसको सीपीआर दिया है और उसकी जो ब्रीथिंग है वो जो है मेंटेन हो गई है तो उसको हम इस पोजीशन में रखते हैं। दूसरा अनकॉन्शियस पेशेंट जो है वो कोई एक्सपायरेशन जो है वो उनको प्रिवेंट। एक्सपायरेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई पार्टिकल जो है वो एयर वे में ना चला जाए तो इस वजह से हम अनकॉन्शियस पेशेंट को जो है वो इस पोजीशन में रखते हैं ताकि वो एक्सपायरेशन ना कर पाए।
इसके अलावा एयरवे के क्लियरेंस के लिए हम सक्शनिंग करते हैं, चाहे वो ओरोफेरिंजियल है, माउथ से जो माउथ और अपर फेरिंग्स का, नेजोफेरिंजियल है जो कि नोज से स्टार्ट होता है फेरिंग्स तक, एंडोट्रेकियल है यानी हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के ज़रिए जब सक्शनिंग करते हैं। सक्शनिंग हमारे पास बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल, फ्लूइड हो गया, ये हम जो है सक करते हैं ताकि वो जो एयरवे हो जाए वो जो है हमारे पास क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो हमारे पास नॉर्मल सक्शन टाइम होता है वो 10 to 15 सेकेंड्स तक होता है। इसको आप लोग MCQs के लिए जो है वो इसको याद रखो। अब एयरवे क्लियरेंस के डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें हमारे पास जो है कफिंग और डीप ब्रीथिंग आती है। इसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप कफ करो ताकि उसकी जो सिक्रीशन है जो एयरवे में फंसी हुई है वो निकल आए। इसके अलावा जो हमने स्पायरोमेट्री पढ़ा था, जो बॉल्स थी, उसके ज़रिए हम डीप एक्सपेंशन करवाते हैं, उसकी वजह से वो डीप ब्रीथिंग करता है, लंग इंस्पेक्शन ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा चेस्ट की फिजियोथेरेपी होती है जिसमें परकशन। अब परकशन क्या होती है? ये जो होती है एक हैमर के थ्रू जो है वो हम उसको मारते हैं, यानी कि हम उसमें बेसिकली जो है वो मूवमेंट चेक करते हैं फ्लूइड की। जो हमारे पास ये जो एब्डोमिनल फ्लूइड जमा हो जाता है, जो एसाइड्स हम उनको बोलते हैं, तो ये जो एसाइड्स होती हैं इनको हम परकशन के थ्रू जो है ये फाइंड आउट करते हैं। ये हम हाथों के ज़रिए भी करते हैं। जो बेसिकली यहाँ पर जो हो रहा है तो ये बेसिकली जो है हमारे पास पाल्पेशन हो रही है और दूसरी तरफ जो है ये परकशन भी करेंगे, यानी जब इसको ये एक हाथ पे दूसरे हाथ पे जो है टक टक इस तरह करेगी तो ये परकशन होगा। और उसके अलावा पाल्पेशन आ सकती है। पोस्टरल ड्रेनेज जो है उसको मेंटेन रखेंगे और म्यूकस यानी जो हमारे पास लंग्स में जो म्यूकस फंसा हुआ है उसको हम लूज करेंगे ताकि जो है जो चेस्ट है उसकी एक्सपेंशन जो है वो सही तरीके से हो सके। इसके अलावा जो है पेटेंट एयरवे को मेंटेन रखने के लिए हम आर्टिफिशियल एयरवेज यूज़ करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास डिफरेंट ETT ट्यूब होते हैं। इनमें से कुछ हमारे पास ये जो है ओरोफेरिंजियल है यानी सिर्फ माउथ से फेरिंग्स तक होते हैं। एक हमारे पास नेज़ो यानी नाक से शुरू होते हैं और फेरिंजियल तक जाते हैं। ये हमेशा कॉन्शियस पेशेंट में होते हैं। और ये जो ओरोफेरिंजियल होते हैं इनको हम नॉन अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अब इंडोट्रेकियल ट्यूब आ गई। ये हमारे पास वो ट्यूब होती है जो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए जो है वो रिक्वायर होती है, यानी कि वो पेशेंट जो कि खुद ब्रीथिंग नहीं कर सकते या वो लेबर्ड ब्रीथिंग करते हैं। ट्रेकोस्टमी ये भी हमारे पास एयरवे मैनेजमेंट है। इसमें भी जो है ट्यूब पास होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म एयरवे मैनेजमेंट के लिए होता है। इसको इसलिए सर्जरिकली जो है ये ट्यूब जो है वो पास की जाती है। अब हमारे पास जो है दूसरे मेयर्स आ गए जिसमें ह्यूमिडिफिकेशन होती है। जब भी हम जो है पेशेंट को ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन साइलेंडर से ऑक्सीजन पास करते हैं तो उसके साथ साथ जो है हम एज आ ह्यूमिडिफायर जो है वो यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को जो है वो ड्राई एयर से उसके जो लंग्स हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल एयरवेज जो कि आपको ये जो ऑक्सीजन साइलेंडर आपको नज़र आ रहा है और ये इसके साथ मॉडिफायर लगा हुआ है, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हाइड्रेशन यानी फ्लूइड होती हैं जो कि सिक्रीशंस को थिन करती हैं, तो ये बेसिकली म्यूकस के लिए यूज़ किया जाता है जो हम नेबुलाइज़र यूज़ करते हैं। अगर आप लोग क्लिनिक पर गए हैं किसी और आपको ज़ुकाम है तो वो आपको नेबुलाइज़र लगाते हैं। उस नेबुलाइज़र की वजह से जो है जब आप उसमें कफ करते हो या जो है वो आप स्नीजिंग करते हो जो भी, तो वो जो सिक्रीशंस होती हैं वो थिन हो जाती हैं जो कि आपकी बॉडी से जो है वो निकल आती हैं। अच्छा, अब वो कौन से मेथड्स हैं जो कि केयर गिवर्स जो हैं वो अपने क्लाइंट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूज़ कर सकें? तो सबसे जो बेस्ट मेथड है, इफेक्टिव मेथड है, वो है हैंड हाइजीन। और ये MCQs में भी आते हैं। ज़्यादातर हैंड हाइजीन से रिलेटेड इस तरह के MCQs आते हैं कि हमारे पास जो है प्राइमरी वे कौन सा है किसी भी इन्फेक्शन को रिड्यूस करना, तो उसमें हैंड हाइजीन हमेशा आंसर होता है। इसके अलावा PPEs जो ग्लव्स हो गए, मास्क, गाउन, इनको यूज़ करना, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, सर्फेसिस को डिसइंफेक्टेंट करना, लिनन्स और शार्प चीज़ों को अच्छे से डिस्पोज करना, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस यूज़ करना यानी इन्फेक्टियस पेशेंट को आइसोलेट रखना, क्लाइंट और विजिटर्स को एजुकेट करना इन्फेक्शन के बारे में, जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स है जिसमें नीडल्स और ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो उनको लिमिट करना। इसके अलावा हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन को जो है वो मेंटेन रखना। तो ये वो तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमारे पास कौन सी रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज होती हैं, उनकी क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उनके लिए हम क्या नर्सिंग एक्शन
इंटरेक्शन करते हैं। सबसे पहले अगर एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो सबसे पहले हमें गैस्पिंग ब्रीथिंग होगी। इस तरह लगेगा कि जैसे जो है वो ह कर रहा होगा, इस तरह गैस्पिंग साउंड होती है ब्रीथिंग की। स्टर्ड और हार्ड साउंड होती है, वो ब्लूइश होगा और वो बोल नहीं पाएगा। तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले हेमलिक मैनवर करते हैं। ये एक ऐसा मैनुअल होता है जो कि आप सब भी जो है वो अपने नॉर्मल डेली लाइफ में भी करते हो। इसमें एक पर्सन जो होता है, वो जिस पर्सन को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इट मीन्स कि वहाँ पर कुछ फंस गया है, तो उस पर्सन के पीछे एक बंदा जाता है और एक मुक्का सा बनाता है और उसको पीछे से जो है वो मारता है। इसी वजह से क्या होती है कि वो जो एयरवे में उसकी जो चीज़ फंसी हुई होती है तो वो निकल आती है। तो वो बेसिकली जो हम घरों में परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास हेमलिक मैनुअल होता है। इसके अलावा सक्शनिंग हम कर सकते हैं, एयरवे इंजर्शन जो है वो हम कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को अस्थमा अटैक होगा तो उसकी जो साउंड ब्रीथिंग होगी वो वीजिंग होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी और उसकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होगी वो लो हो जाएगी। इसके नर्सिंग इंटरएक्शन में हम ब्रोंकोडायलेटर्स जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पोजीशन जो है उसकी पोजीशन हम ठीक कर सकते हैं, अपराइट यानी उसको बिठा सकते हैं या जो है खड़ा कर सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये अगर हमारे पास हो जाए यानी कि हमारे पास कोई एयर बबल जो है पल्मोनरी टिश्यूज में, पल्मोनरी कैविटी में चला जाए तो इससे चेस्ट पेन होगा, डिस्पनिया होगा और टेकिकार्डिया होगा। इसके लिए हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है तो इमरजेंसी कॉल करेंगे। अब न्यूमोथोरिक्स है, यानी कि जब एयर जो है वो हमारे पास लंग्स में चला जाए तो उससे जो है चेस्ट राइज हो जाएगा, अनइक्वल चेस्ट राइज हो जाएगी और ब्रेथ साउंड बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगी। तो ये शो करेगा कि जो हमारे पास जो लंग्स हैं वो बिल्कुल एक्सपेंड वो सही तरीके से नहीं हो रहे, वो अनयूजुअल राइज हो जाते हैं। तो इसमें फिर हम चेस्ट ट्यूब इंजर्शन पास करते हैं ताकि उस एयर को जो है वो हम निकाल सकें। अब अगर हमारे पास कोई कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसीज होती हैं तो उनमें जो सबसे पहले है वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसके साइन एंड सिम्टम में चेस्ट पेन है, रेडिएटिंग पेन है। ये रेडिएटिंग पेन इसको इस तरह से कहते हैं क्योंकि जब किसी को चेस्ट पेन होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो उसके जो पेन होता है या तो वो कमर साइड पे रेडिएट करता है या तो उसके जो है लेफ्ट आर्म पे जो है रेडिएट करता है। तो जब वो पेशेंट हमें कहता है कि मेरा जो पेन है वो मेरे दिल से स्टार्ट हो रहा है और हाथ तक जा रहा है या पीछे कमर तक जा रहा है, इट मीन्स कि आप लोगों ने समझ जाना है कि इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। इसके अलावा नोजिया, स्वेटिंग है, तो इनके लिए हम नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, यानी कि मोना प्रोटोकॉल देते हैं, मार्फिन लगाते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रेट और एस्पिरिन। तो ये हमारे पास बेसिकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए आप लोगों ने मोना प्रोटोकॉल जो है वो याद रखना है। इसके अलावा कार्डिक अरेस्ट में वो उसकी कोई पल्स नहीं होगी और वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो इसमें अपने सबसे पहले सीपीआर को स्टार्ट करना है और डिफिब्रिलेशन, ये एक मशीन होती है जो कि ऑटोमेटिकली हार्ट रिदम को जो है वो मुहैया करती है और वो आपको बताती है कि अब इस पेशेंट को शॉक की ज़रूरत है या नहीं है। तो वो अगर वो शॉक की ज़रूरत होती है तो आप सीपीआर से पीछे हट जाते हो, डिफिब्रिलेटर उसको शॉक देते हैं, उसके बाद आप दोबारा जब तक वो पेशेंट जो है अपने सही कंडीशन में नहीं आता। ये हम सीपीआर पे पूरा एक लेक्चर प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपको सही से समझ आ जाएगी। शॉक क्या है कि उसमें हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाएगा, कोल्ड क्लेमी स्किन हो जाएगी। तो उसके लिए आपने उसके जो लेग्स हैं उनको एलिवेट करना है ताकि ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ कूल आउट हो सके, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ सके। एयरवे को मेंटेन रखना है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं। हार्ट फेलियर हो जाए तो उसके साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास डिस्पनिया होगा, एडिमा होगा, क्रैकल्स होंगे। तो इसके लिए जो है हम नर्सिंग एक्शन के तौर पर डायूरेटिक्स उनको देंगे ताकि उनकी जो एडिमा है उनको रिड्यूस किया जा सके, ऑक्सीजन देंगे और वाइटल साइन को जो है वो बार बार चेक करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस। ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस पूरे चैप्टर का। इसमें हम बेसिकली एसेप्सिस पढ़ते हैं। सेप्सिस हमारे पास कहते हैं इन्फेक्शन को, और उसके लिए जो हम मेडिकल इंटरवेंशंस करते हैं तो वो हमारे पास एसेप्सिस कहलाती है। तो अब ये एसेप्सिस, मेडिकल एसेप्सिस अलग होती हैं और सर्जिकल एसेप्सिस अलग होती हैं। दोनों इन्फेक्शन के लिए होती हैं लेकिन दोनों में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस देखा जाए तो मेडिकल एसेप्सिस हमारे पास पैथोजेंस की स्प्रेडिंग यानी उनकी जो ग्रोथ होती है उनको हम रिड्यूस करते हैं, यानी इसमें इन्फेक्शन
हुआ होता है, जस्ट उसकी जो स्प्रेडिंग होती है उनको हम रिड्यूस करते हैं। अब सर्जिकल में हम बिल्कुल जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब को एलिमिनेट करते हैं, उन सब को बिल्कुल बाकायदा जड़ से ख़त्म करते हैं। अब इनका गोल जो होता है वो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाना होता है, जो मेडिकल एसेप्सिस है। और सर्जिकल में ये बिल्कुल स्टेराइल एनवायरनमेंट, बिल्कुल बैक्टीरियल फ्री, बिल्कुल माइक्रोबियल फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन करना होता है। ये हमारे पास मेडिकल एसेप्सिस जब हम कोई मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, एनिमल्स जो है ये नर्सिंग स्किल्स का हिस्सा है। जिस पेशेंट को जो है वो फीसिस पास करने में, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, उनको बेसिकली ये एनेमा दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो स्टूल होता है वो आसानी से पास हो जाता है। इसके अलावा फीडिंग है, तो इसमें हम मेडिकल एसेप्सिस को यूज़ करते हैं। और सर्जिकल एसेप्सिस हम जिस तरह कैथेटर इंसर्शन होगी, जितने भी हमारे पास ओटी से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं, ऑपरेटिंग रूम में जितने प्रोसीजर्स होते हैं उनमें हम सर्जिकल एसेप्सिस को मेंटेन रखते हैं। अगर हम हैंड हाइजीन की बात करें तो ये जो होते हैं, तो हम मेडिकल एसेप्सिस में कोई भी प्रोसीजर करने से पहले भी हैंड वॉशिंग करते हैं और उसके बाद भी करते हैं। और सर्जिकल एसेप्सिस इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि इनमें हम जो है स्टेराइल ग्लव्स के साथ भी जो है वो हम सैनिटाइजर्स और ये सब चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल है कि अगर हम कोई ज़ख़म यानी वूंड को क्लीन कर रहे हैं या वाइटल साइन को चेक कर रहे हैं तो हम मेडिकल एसेप्सिस को यूज़ करेंगे। और अगर हम ऑपरेटिंग रूम में है, कोई ड्रेसिंग सेंट्रल लाइंस यानी कि हमारे पास अगर CVP पाइस है जो भी है, तो सेंट्रल लाइंस की ड्रेसिंग है, तो ये सारी चीज़ें जो ऑपरेटिंग रूम में ICU में CCU टाइप वार्ड्स में हो रही हैं, तो इनके लिए फिर हम सर्जिकल एसेप्सिस को यूज़ करेंगे। और यहीं तक थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।